हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और अभी हमारी पीटी 365 की सीरीज में हम पॉलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और पॉलिटी में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे पीटी 365 में। और जो लगे कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है बचा हुआ, तो उसको मैं ऊपर पर बार बार बता दूंगा, हेडिंग समझा दूंगा। और उसको डिटेल में आपको देखना होगा तो आप देख लेना। जरूरत नहीं, अगर आपको लगे कि नहीं इसको इग्नोर कर सकते हैं, वैसे मैं उन्हीं टॉपिक्स को इग्नोर करूंगा जो उसको मतलब लगे मुझे कि हाँ ये सेफली इग्नोर किया जा सकता है। इसके चांसेस बहुत कम है प्रीलिम्स में पूछने के या फिर नहीं है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला टॉपिक जो है इलेक्शंस का। इलेक्शंस में साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में है। और ये न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वन नेशन वन इलेक्शन बिल कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2029 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एज अ को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और ये लोकसभा में, और ये इसका रिव्यूइंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू होना है। ठीक है, इसके कुछ की प्रोविजंस हैं। की प्रोविजंस में सबसे पहला प्रोविजन है आर्टिकल 82 ए का नया आर्टिकल इंसर्ट होगा। इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात है और टर्म के एडजस्टमेंट की बात की गई है। और साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्या है कि अब इलेक्शन कमीशन एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करेगा, लोकसभा और सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को। ठीक है, और टर्म एडजस्टमेंट के बारे में सारे स्टेट असेंबलीज की टर्म लोकसभा के साथ ही खत्म होगी। मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन आ जाएगा पूरे देश में, मतलब कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन 2029 में अगर एंड होना है तो सभी स्टेट असेंबली जब ये पास हो जाएगा ये बिल, तो उसके बाद में सभी जितने भी स्टेट असेंबलीज रहेंगी उन सभी का टर्म एंड हो जाएगा 2029 में। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 83 में अमेंडमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 83 में क्या है कि वो अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म और जनरल इलेक्शंस को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसमें अगर लोकसभा 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्यूशन की डेट और 5 साल की ओरिजिनल एक्सपायरी के बीच का टाइम अनएक्सपायर्ड टर्म कहलाएगा। अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन किया है इसमें। ठीक है, ऐसे करके। ठीक, और ये डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि स्टेटमेंट को फॉर्म में पूछ सकता है अनएक्सपायर्ड टर्म का मतलब क्या होता है एज पर अमेंडमेंट, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में फिर अगला है कि अगला प्रोविजन ये है कि मिड टर्म इलेक्शंस के केस में अगर मान लो जैसे लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती है बीच में, सपोज 2020 में लोकसभा, एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, 2020 में लोकसभा इलेक्ट हुई है। ठीक है, किसी कारणवश या कोई इशू, कोई कोई मोशन ना पास होने की वजह से या फिर कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है 2023 में, तो जो अनएक्सपायर्ड जो टर्म बीच का रहेगा बचा हुआ, ठीक है, तो नई लोकसभा जब इलेक्ट होगी तो वो उसी अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होगा। जैसे 2023 में लोकसभा डिसॉल्व हुई, पुरानी लोकसभा, तो अपने पास बचा कितना, 2 साल का अनएक्सपायर्ड टर्म, यानी 2023 से 2025 तक का। ठीक है, तो जो नई लोकसभा होगी वो उसी अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होगी। ठीक है, उसके 2025 के बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। तो अनएक्सपायर्ड टर्म का ये मतलब हुआ। ठीक है, उसका अगला प्रोविजन आर्टिकल 172 के अमेंडमेंट की बात है और आर्टिकल 327 के अमेंडमेंट की बात है। ठीक है, और ये इसमें क्या प्रोविजंस हैं, ऐसे आपको सारे आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ जैसे आर्टिकल 82 ए आपको याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है, 83 जरूरी हो जाता है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत देख लेना कि आर्टिकल 172 डिफाइंस अनएक्सपायर्ड टर्म एंड फुल टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, इसको आपको याद रखने के तरीके भी बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपको देखो 83 है, ठीक है, 83 के बाद में फिर जैसे अंडर 100 है तो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आर्टिकल पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा। जैसे स्टेटमेंट वाइज में देगा, अगर कंफ्यूजन कर अगर आपको आता है कि पार्लियामेंट के लिए है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है, तो 100 के अंदर होगा तो नॉर्मली वो पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वही अगर 100 प्लस होगा, जैसे 165 150 के बाद का चीज जो होगा वो 150 नहीं 160 के बाद का चीजें जो होंगी वो नॉर्मली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होती है। ठीक है, ये गेस वर्क करने में आपको थोड़ी हेल्प करेगा ये चीजें, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद में फिर अच्छा 150 के बाद 160 के बाद सारी चीजें नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती हैं। अंडर मतलब वो भी 200 200 सवा 200 आर्टिकल के अंदर अंदर जो होती हैं, 200 250 के आसपास, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट से रिस्पेक्टिव वो चीजें होंगी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी साल भर ढंग से, तो ये चीज आप समझ पा रहे होगे अभी, और इसको थोड़ा रिलेट भी कर पाओगे तब। ठीक है,
तो ऐसे गेस वर्क में आपको ये चीज हेल्प करेगा। अच्छा, अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब होता है कि एक साथ वोट डालो और बार बार इलेक्शन से परेशान नहीं होना अपने को। मतलब ये कि पूरे देश में एक ही दिन वोटिंग होगी। अच्छा, और इंडिया में ये पहले भी हो रखा है, ये ऐसा है नहीं कि ये पहली बार हो रहा है। इंडिया में पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारी पहली इलेक्शंस हुई थी, जनरल इलेक्शंस 1951 में, तो भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ था। 1951 से 52 में वाला जो जनरल इलेक्शंस था वो भी साइमल्टेनियस था। स्टेट और पार्लियामेंट का एक साथ हुआ था। फिर 1957 में भी, फिर 1962 में भी, फिर 1967 में भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए थे। लेकिन 1968-69 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 1970 में लोकसभा की प्री मैच्योर डिसोल्यूशन ने इस साइकिल को तोड़ दिया। और तब से अलग अलग समय में इलेक्शंस होते रहते हैं। आप भी देखते हो कि आज किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, कल अभी जैसे अभी सबसे रिसेंटली अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अभी 2024 में इलेक्शंस हुए ही थे, जनरल इलेक्शंस। फिर जनरल इलेक्शंस होने से पहले चार स्टेट के और इलेक्शंस हुए थे, राजस्थान हुआ, फिर मध्य प्रदेश हुआ, इन सब के और दो तीन स्टेट्स और हैं, इन सब के इलेक्शंस हुए थे दो तीन चार महीने पहले। फिर उसके बाद फिर अभी उससे पहले यूपी के इलेक्शंस हुए 2022 में। ठीक, तो साल भर कहीं ना अभी तमिलनाडु के इलेक्शंस की भी बात तमिलनाडु के इलेक्शंस भी होने हैं। ठीक है, तो साल भर पूरे देश में कहीं ना कहीं इलेक्शंस लगा ही रहता है, और इससे काफी ज्यादा पैसा और टाइम बर्बाद होता है सरकार का, क्योंकि सरकारों का मेन फोकस फिर हो जाता है प्रोग्राम्स रन करने, एफिशिएंटली गवर्नमेंट रन करने से ज्यादा उनका फोकस हो जाता है कि सरकारें अपनी कैसे बचाएं, सरकारें कैसे चलाएं, सरकारें पावर में कैसे आए। ठीक है, तो इसलिए इतना ज्यादा फोकस सिर्फ पावर में रहने के लिए ना रहे, काम करने के लिए भी वो फोकस जाए। इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन जरूरी है। हाँ, इसके कुछ जैसे प्रो है, कुछ अच्छे चीज है, तो मतलब कुछ बेकार भी इसका एस्पेक्ट है कि हाँ, अब जैसे बार बार इलेक्शन होता है तो सरकारें जो है, मतलब जो गवर्नमेंट अभी पर्सन इन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, सपोज बीजेपी है या फिर एनडीए गवर्नमेंट है, तो उसका ये ध्यान रहता है कि नहीं नहीं, काम लगातार हमें अच्छे करते रहना पड़ेगा, ताकि अगर कहीं गड़बड़ काम हुआ तो फिर हो सकता है अगली बार जो अभी रिसेंट इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें स्टेट इलेक्शंस हमारे चुनाव जनता हमें चुने ना, कोई ऐसे प्रोग्राम न ले आए, कोई ऐसी पॉलिसी न ले आए जिससे जनता हमें नकार न दे, हमें जनता निकाल न दे। अब जैसे अब ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो जाएगा तो इससे उनका ये डर खत्म हो जाएगा, वो फिक्स रहेंगे 5 साल तक तो हमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये इसके कॉन्स है। प्रोज भी है कि हाँ, पॉलिसी पे वो ज्यादा फोकस कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, ज्यादा फोकस अपना सिर्फ काम में लगा पाएंगे। ठीक है, तो दोनों बोथ देयर आर बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मोटा मोटी यही हुआ। ठीक है, और कुछ बॉडीज जो जिन्होंने रिकमेंड किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वो है 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015 की, फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 की, और वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017 ने, इन चार बॉडीज ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस रिकमेंड किया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इनको लोकल इलेक्शंस के बॉस भी कहा जा सकता है। ठीक है, और देखो ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि कैग ने रिसेंटली, कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ने रिसेंटली कर्नाटका रिपोर्ट में कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को डिसएम्पावर करने से लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस में डिले होता है। और नॉर्मली देखोगे भी आप, लोकल इलेक्शंस जल्दी टाइमली होते नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। कभी वो आपको देखो पंचायती राज के नॉर्मली पंचायत के इलेक्शंस टाइमली नहीं होते, कभी 5 साल रहता है, कभी 6 साल 7 साल। जो गांव से होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे। आपके अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन तो फिर भी टाइम पे हो जाते हैं, पंचायत के इलेक्शन नॉर्मली टाइम पे नहीं होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं होते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होते हैं। और नॉर्मली यूपी बिहार का इस सिनेरियो रहता है कि जल्दी पंचायत इलेक्शंस वहां पे होते नहीं रहते, किसी न किसी पावर वजह से आगे पीछे होता रहता है उनका। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम स्टेट इलेक्शन कमीशन होता क्या है। तो देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी शामिल है। 73rd और 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रोविजन को दिया था। ठीक है, और इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय गाडगिल कमेटी। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह ये सब के बारे में जो बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन की बॉडीज, ये सब मैंने एक बार अपने पॉलिटी बूस्टर सीरीज में भी कवर कराया हुआ है। और जिनको थोड़ा डिटेल में देखना है तो वहां पे जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उससे पहले देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन
एक ये है आर्टिकल 243 K1 और आर्टिकल 243 ZA और आर्टिकल 243 K2। ये आर्टिकल आपको याद रखना, 243 याद रख लेना, और ये के याद रखना कि दो के से रिलेटेड है, K1 और K2 और एक ZA। ठीक है। और इसके इसके अंदर क्या क्या दिया है इसको एक बार पढ़ लेना, पढ़ लेना। ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखो ये मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, ज्यादातर फैक्चुअली कुछ समझाने लायक है नहीं। तो इसके बाद में और ये चीज नॉर्मली ये सब मैंने समझा दिया है उस पॉलिटी बूस्टर सीरीज में, उसमें आप जाके देख करके वो लेक्चर देख लेना। ठीक है। तो अब फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कुछ इस तरह हैं। देखो सबसे पहला, डीलिमिटिंग लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन करना। ठीक है। और ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो। डीलिमिटेशन क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, तो उसको उनके पॉपुलेशन के, उनके लोगों के हिसाब से प्रोपोर्शनली उसको साइज कम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेटर और फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सके लोगों का। ठीक है। फिर दूसरा उनका काम होता है इलेक्टोरल रोल्स तैयार करना लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। फिर रिजर्वेशन देखना, ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे एससीज एसटीज ओबीसीज की। ठीक है। फिर उसके बाद में फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। और फिर एक और फंक्शन होता है कि गवर्नर को एडवाइस देना लोकल बॉडी इलेक्शंस के मैटर में। ठीक है। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस हो गए। फिर आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन पे। डिलिमिटेशन कमीशन है क्या? तो देखो, डिलिमिटेशन कमीशन और ये न्यूज में क्यों है? तो इस न्यूज में इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किशोर चंद्र छगन लाल राठौड़ केस में, 2024 का ये केस है, में कहा था कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन का ऑर्डर मैनिफेस्टली आर्बिट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उसकी रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आर्बिट्री मतलब ऐसे खुद से बना करके आर्बिट्री, कोई उसके पीछे लीगल बैकिंग, कोई इसके पीछे लॉजिकल बैकिंग नहीं है। ठीक है। तो एथिकल बैकिंग नहीं है, तो फिर उसको रिव्यू किया था। डिलिमिटेशन कमीशन का आप लोगों ने अगर पॉलिटी में पढ़ा होगा तो उसको रिव्यू करने के, उसको फर्दर रिव्यू करने के लिए या फिर उसको क्या कहते हैं चैलेंज करने की ऑप्शन नहीं है उसमें, डिलिमिटेशन कमीशन को चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, तो क्योंकि वो अनचैलेंजेबल है। ये पॉलिटी में भी आपके दिया हुआ, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है पैराग्राफ में, डिलिमिटेशन कमीशन वाले जब पोर्शन में। नॉर्मली शायद ये पार्लियामेंट के चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप ये समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन करता क्या है। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस में हर स्टेट के लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट्स की नंबर और बाउंड्रीज फिक्स की जाती है। ठीक है। और ये आर्टिकल 82 के अंडर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि डिलिमिटेशन करेगा कौन और कैसे होगा डिलिमिटेशन। ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ध्यान रखना। ठीक है। और अब तक इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बन चुकी है, 1952 में, फिर 63 में, फिर 73 में और 2002 में। ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ईयर्स आपको याद रखना है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो स्टेचुटरी बॉडी है, ये भी याद रखना है आपको, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये ध्यान रखना आप। स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसकी डिसीजंस को जो है, अब अभी तक ये रहा है कि वो चैलेंज नहीं किया सकता किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं चैलेंज किया सकता है, उनके डिसीजंस को फाइनल माना जाता है। ठीक है। लेकिन अभी इस सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बाद ये पावर मिल गई है कि अगर आर्बिट्री डिलिमिटेशन किया गया है तो उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। याद रखना, आर्बिट्री डिसीजन। तो उसके बाद में फिर हम आते हैं कॉम्पोजिशन क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो जज रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो चेयरपर्सन बनने के की एलिजिबिलिटी है उसकी। ठीक है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मेंबर रहेगा। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिस स्टेट का डिलिमिटेशन होना है, वो स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, उस स्टेट का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी मेंबर रहेगा डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ईवीएम वीवीपैट का। एक तरह से वोटिंग का डिजिटल अवतार भी इसको कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये काफी फेमस एनजीओ है, एडीआर। और इसके बारे में आप द हिंदू अगर पढ़ते होगे तो उसमें भी काफी न्यूज आर्टिकल वगैरह कुछ निकलता रहता है इसके बारे में। ठीक है। स्पेशली ओपिनियंस वाले सेक्शन में और
जिसमें डाटा एंड फैक्ट्स दिया रहता है, उस वाले सेक्शन में इसके काफी डाटा जो इलेक्शन से रिलेटेड आते हैं, तो वो इसी एनजीओ से आते हैं। ठीक है, और ये इलेक्शंस के एरिया में काफी ज्यादा काम भी करता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर। ठीक है, तो इन्हीं का केस है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ईवीएम के डाटा का वीवीपैट रिकॉर्ड से फुल क्रॉस वेरिफिकेशन के रिक्वेस्ट को डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, तो अब ईवीएम वीवीपैट के बारे में जान जाते हैं, इसलिए थोड़ा ईवीएम और वीवीपैट होता क्या है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मशीन है जो इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करती है। अच्छा देखो, अब यहाँ साइंस एंड टेक कैसे जुड़ जाएगा इस पॉलिटी वाले में? माइक्रो कंट्रोलर हो गया, वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि ऑल ईवीएम्स आर नॉट बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर, या सम ईवीएम्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो कंट्रोलर से, या फिर कुछ ऐसे करके बना स्टेटमेंट बना सकता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूछ सकता है आपसे। तो माइक्रो कंट्रोलर एक तरह से चिप होता है किसी छोटा सा। ठीक है, तो बस ऐसे समझो वो। तो ईवीएम जो है एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड मशीन है जो इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करती है, और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई ने ईसीआईएल ने मैन्युफैक्चर किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, और 2017 में गोवा फर्स्ट स्टेट था जिसने सभी ईवीएम्स के साथ वीवीपैट्स यूज किया था। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना आपको। पहला स्टेट जो जिसने ये वीवीपैट्स यूज किया है, गोवा। ठीक, और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में वीवीपैट फुल्ली डिप्लॉय कर दिए गए थे। ठीक, अब जर्नी ऑफ ईवीएम वीवीपैट के देख लेते हैं। 1982 में ईवीएम्स फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली, ईवीएम्स का पहली बार जो यूज हुआ था वो केरला के असेंबली बाई इलेक्शंस में यूज हुआ था 1982 1982 में। फिर 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने में अमेंडमेंट करके ईवीएम का यूज परमिट कर दिया गया। ठीक, उसके बाद समय में बढ़ते हैं तो 2004 में पहुंचते हैं। 2004 में पहुंचते हैं तो क्या होता है, ईवीएम जो है अडॉप्ट कर लिया गया जनरल इलेक्शंस के लिए, और सभी इलेक्शंस में यूज होने लगा 2004 में। ठीक, फिर 2013 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट कर दिया कि वीवीपैट का यूज। ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ईसीआई केस के बाद। और ताकि क्योंकि बहुत बवाल चला था कि वोट हम किसी को दे रहे हैं, अभी भी चलता है कि हम वोट किसी को एक बटन पे दबाते हैं, वोट पड़ता है किसी और पार्टी को। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट का यूज मैंडेटरी कर दिया। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन ठीक है, इल्जाम लगाना आसान काम होता है। तो 2019 में हम फिर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया एन चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि 5 ईवीएम्स पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली सेगमेंट इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को वीवीपैट का वेरिफिकेशन जरूरी होगा 2019 में। ठीक है, और 2024 में एडीआर वर्सेस ईसीआई वर्सेस और केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, सारे वीवीपैट का रिकॉर्ड को क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया सकता, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं ईवीएम के 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, आपको याद रखने की जरूरत है ईवीएम क्या है। ठीक है, और इसकी जर्नी में भी ये याद रखने की जरूरत है, पहली बार इस्तेमाल कब हुआ था। ठीक है, फिर पहली बार जनरल इलेक्शंस के लिए कब इस्तेमाल हुआ। ठीक, ये दो डेटा आपको याद रखने की जरूरत है, और इस ईवीएम में कितने यूनिट होते हैं ये सब डिटेल आपको याद करने की जरूरत नहीं। ये जब आप सिविल सर्विसेज में बंद करके चले जाओगे, जाओ कि वोटिंग में पोस्टिंग लगेगी, तब फिर ये सब जरूरत होता है, या फिर मेंस के एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। और ये भी इतना डिटेल में नहीं। तो इसको इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। एडवांटेज याद रख लो। एडवांटेज ऑफ ईवीएम वीवीपैट क्या है, ये देखो, ये बैटरी पे रन करता है और कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई जरूरत नहीं होती है। और ये जो इनवैलिड वोट होता है उसको निगेट करने में काम आता है। जैसे होता है ना, जैसे आप वो वाला होता था पहले, स्टैंप वाला वोटिंग। तो उसमें होता था स्टैंप किसी एक पार्टी गलती से किसी और पार्टी पे लग गया, या फिर जल्दीबाजी में किसी और पार्टी पे लग गया, तो वो इनवैलिड हो जाते थे इलेक्शन ये। तो उससे ईवीएम वीवीपैट से ये चीजें रुक गई हैं। ठीक है, बैलेट पेपर वाला, सॉरी आई नॉट रिमेम्बर दैट वर्ड, बैलेट पेपर वाला जब इलेक्शन होता था। ठीक, तो और फिर ये डज नॉट परमिट एक बार में 1 मिनट में 4 वोट से ज्यादा वोट नहीं कर सकते। ये भी अच्छी चीज है कि आप जैसे मान लो कोई फॉल्स वोटिंग हो रही है, बार बार वोटिंग हो रही है, कोई आकर के गलत तरीके से वोट कर रहा है, तो वो भी 1 मिनट में 4 बार से ज्यादा वोट नहीं कर सकता। ठीक है, उसका फिर क्लोज बटन प्रेस करने के बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वोट करने की।
और कोई भी पॉसिबल नहीं है प्री प्रोग्राम ईवीएम का सस्पिशियस मैनर में यूज करना। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस हैं ईवीएम वीवीपैट के। उसका फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे आते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये न्यूज में क्यों है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा के इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया को एथिकली यूज करने के डायरेक्टिव्स इशू किए हैं, इसलिए ये न्यूज में है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है? तो देखो 1960 में केरला स्टेट असेंबली में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक, और ये पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के कंडक्ट को गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस होती है एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 से पावर मिलती है इलेक्शंस को सुपरवाइज करने की। ये तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद में ये इलेक्शंस जो होते हैं वो शेड्यूल अनाउंस होने से लेकर इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस होने तक एप्लीकेबल होता है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का टोटल टाइमलाइन यही होती है कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की, कि यहाँ पे इस तारीख से इस तारीख इलेक्शन होने हैं, तो उस दिन से लेकर के जब तक इलेक्शन रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, इलेक्शन के सभी रिजल्ट्स नहीं आ जाते, सब कुछ खत्म नहीं होता पूरा इलेक्शन प्रोसेस, तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन कुछ प्रोविजंस जैसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एटसेट्रा, इसके थ्रू इसको एनफोर्स किया जाता है। ठीक, और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई होती है, और उसके कैंडिडेट्स पे अप्लाई होती है, फिर पोलिंग एजेंट्स पे अप्लाई होती है, फिर गवर्नमेंट जो होती पावर मोस्ट पे भी अप्लाई होती है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तक पे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉय होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दो, उस समय कोई भी नई पॉलिसी या कोई भी प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं कर सकते, क्योंकि उससे वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, फिर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते पब्लिक एक्सचेकर का यूज करते हुए, मतलब सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता। सरकारी एडवर्टाइजमेंट चल ही नहीं सकती, तो फिर जो सरकार पावर में रहेगी वो तो फिर पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल करके तो बार बार एडवर्टाइजमेंट करती रहेगी, और जो विरोधी पार्टी रहेगी उसके पास तो पैसे नहीं रहेंगे कि हाँ हम अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करना, उतना रिसोर्सेज रहेंगे। तो ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिटिकल पार्टीज का और फेयर इलेक्शंस हो, तो इसलिए दे अवॉइडिंग एडवर्टाइजमेंट एट कॉस्ट पब्लिक एक्सचेकर इज डन। ठीक है, और उसके बाद फिर कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकते उस समय। फिर पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग 48 घंटे पहले तक कोई भी पब्लिक मीटिंग, इलेक्शंस होने के 48, जैसे अब इलेक्शंस खत्म, इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, उससे 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार रोक दिया जाता है। ठीक, तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये एक्टिविटी होती है। फिर गवर्नमेंट रिसोर्सेज जैसे ट्रांसपोर्ट मशीनरी एक्सेट्रा कैंपेनिंग वगैरह के लिए अलाउड नहीं होते हैं। हाँ, जैसे कैंपेनिंग के लिए तो अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे अब लोगों को सरकारी कोई काम है, जैसे इलेक्शंस में जो कोई काम हो उसके लिए कोई रिसोर्स चाहिए तो वो अलाउड रहता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का कोई काम हो तो, सरकार का कोई काम नहीं, याद रखना। फिर मिनिस्टर्स और कैंडिडेट्स का कोई भी सैंक्शन या ग्रांट पेमेंट उस समय नहीं कर सकते, डिस्क्रिशनरी फंड से भी नहीं कर सकते। नहीं तो जैसे कुछ डिस्क्रिशनरी फंड्स होते हैं ना सरकार के पास, कि हाँ इसमें आपको आप इसमें से आप क्या कहते हैं अपने ग्रांट से इसका इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो आप डेवलपमेंट के काम के लिए, उसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो उस तरह के भी चीजें नहीं हो सकती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तक एनफोर्स रहेगा। ठीक है, ड्यूरेशन एप्लीकेबिलिटी हो गई। उसके बाद में फिर हम आते हैं लोकसभा इलेक्शंस पे। ठीक है, ये जो है देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी का इलेक्शंस है, होता है। ठीक है, फिर 2024 में हुए लोकसभा इलेक्शंस की कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसमें दी हुई हैं। इससे बहुत सारी चीजें आप सेफली इग्नोर कर सकते हो जो नहीं पूछेगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इलेक्शंस कैसे होता है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये सब नॉर्मली लक्ष्मीकांत की बुक में दी हुई है। ठीक है, फिर ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा क्या है, 5 साल का होता है, तो ये भी लक्ष्मीकांत की बुक में दी हुई है। हाउ प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम, ये लोकसभा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या होते हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो आर्टिकल 324 से 329 जब इलेक्शन कमीशन में बढ़ाया हुआ है तो उसमें दिया बताया हुआ है मैंने ये चीज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आर्टिकल 329 बी। ठीक है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 329 बी इन्वोक किया है इलेक्ट्रल
प्रोसेस में जुडिशियल इंटरवेंशन को लिमिट करने के लिए। एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाई कर देती है इलेक्शन प्रोसेस, तो कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये को आया है ये आर्टिकल। ठीक है, फिर नॉमिनेशन इलेक्शन अगले टॉपिक पे। ये रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट, तो नॉमिनेशन इलेक्शन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नॉमिनेशन इलेक्शन ये टॉपिक क्यों है? ये देखो, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को एक प्रपोजर चाहिए होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट और अनरिकॉग्नाइज पार्टी के कैंडिडेट्स को 10 प्रपोजर्स चाहिए होते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशंस को रिजेक्ट कर सकता है अगर सब्सटेंशियल कैरेक्टर का कोई डिफेक्ट हो। ठीक है, उसके बाद फिर यही है इस टॉपिक में नॉमिनेशन इलेक्शन, और ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं, तो इसको आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो चैप्टर है पॉलिटी में, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, फिर रीपोलिंग की बात है, तो रीपोलिंग क्या है? तो ये कब होती है? तो नेचुरल कैलामिटी, वायलेंस या बूथ कैप्चरिंग की वजह से रीपोलिंग होती है, या वोटिंग मशीन्स डैमेज हो गई, या रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट की डेथ हो गई, तो रीपोलिंग होती है। तो सर्कमस्टेंसेज ये याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, रीपोलिंग कब होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आता है साइलेंस पीरियड। साइलेंस पीरियड क्या होता है? वोटिंग से 48 घंटे पहले शुरू होता है। जो मैंने बताया था कि 48 घंटे पहले कोई कैंपेनिंग नहीं हो सकती है, तो वही साइलेंस पीरियड होता है कि 48 घंटे पहले पोलिंग खत्म हो जाती और पोलिंग खत्म होने तक रहता है ये। ठीक है, वोटिंग से 48 घंटे पहले शुरू होता है और पोलिंग खत्म होने तक रहता है। और इस टाइम टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इलेक्शन मैटर्स डिस्प्ले करना प्रोहिबिटेड है। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको कि इलेक्शन मैटर या ये जो डिस्प्ले करना प्रोहिबिटेड होता है, वो उस एरिया के लिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मान लो लोकसभा में आप लोग के दिमाग में ये आता होगा, अरे यार, तो लोकसभा में जब इलेक्शन गुजरात में हो रहे होते हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो तभी आ रहा होता है। तो उस समय उसको बचाने के लिए कहा था कि भाई, गुजरात जब जनरल इलेक्शन हो रहे थे तो गुजरात में 48 घंटे पहले, सपोज वाडनगर में हो रहा है, 48 घंटे पहले वहां पे टीवी में आने लग गया, तो वो अलाउ, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे आ रहा है, तो क्योंकि नेशनल टेलीविजन तो हर जगह के लिए है, तो इसलिए वो चीजें एज एन एक्सक्यूज छोड़ दी जाती है। और उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जिट और हाँ, एक और चीज, एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स भी, उस एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स भी नहीं उस समय डिस्प्ले किया सकते। ओपिनियन पोल आप देखते होगे जब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तब फिर आता है। ठीक है, एग्जिट पोल भी जब इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाता है तब आता है, उससे बीच में नहीं आता आ रहा होता, या फिर 48 घंटे पहले नहीं कोई डिस्प्ले कर रहा होता है ओपिनियन पोल्स वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया। फिर वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, इसमें क्या है? तो इसमें देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33(7) के अंदर एक कैंडिडेट 2 सीट्स के अंदर से कॉन्टेस्ट कर सकता है। इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सेक्शन याद रखना, अगर पूछेगा तो सेक्शन से रिलेटेड पूछेगा। वैसे तो ये दोबारा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है, एक बार पूछ लिया तो, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उसके लिए। ठीक है, सेक्शन 70 कहता है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक सीट होल्ड कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट 2 सीट जीतता है तो एक सीट वैकेंट करनी पड़ती है और बाई इलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, बाई इलेक्शन होता है, ये तो ठीक है, ये तो उसने कह दिया, यहाँ पे बता दिया गया। बाई इलेक्शन का खर्चा कौन वहन करता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आप बताओगे। ये मैं नहीं इतना डिटेल में जाऊंगा इसमें, इलेक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है बाई इलेक्शन का खर्चा कौन वहन करता है, फिर स्टार कैंपेनर कौन होता है इलेक्शन में, ये सब चीजें इससे रिलेटेड चीजें हो गई, तो वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, होम वोटिंग क्या होती है? होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सुनने में भी आ रहा था पिछले जनरल इलेक्शंस में। तो होम वोटिंग, घर बैठे वोटिंग डालो का मतलब एक तरह से हुआ। 2024 में पहली बार होम वोटिंग की फैसिलिटी दी गई थी, और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट जिसमें 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनके पास हो, और 85 प्लस सीनियर सिटीजन को ये बेनिफिट मिला था। ठीक है, उसके बाद फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू ये वोटिंग होती है, और इसमें प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। फिर इसके बाद में फिर आता है सर्विस वोटर्स के बारे में। सर्विस वोटर्स कौन कौन इंक्लूड करते हैं? आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हुए, पुलिस फोर्स के, एक स्टेट के जो दूसरे स्टेट में अपनी सर्विस दे रहे हैं, नॉर्मली ऑल इंडिया सर्विस के ये ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, फिर पर्सन जो कोई पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एम्प्लॉयड है, ठीक है, और आउटसाइड इंडिया पोस्टेड है, और कोई ऐसा मेंबर ऑफ फोर्स जो आर्मी एक्ट 1950 के जिसके ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये आर्मी एक्ट 1950 क्या है, ये आपके काम की चीज नहीं है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, फिर फॉर्म 17C के पास आते हैं। फॉर्म 17C क्या है? ये इलेक्शन डेटा का इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है,
अब फर्स्ट पार्ट में एलिजिबल वोटर्स, रजिस्टर ऑफ वोटर्स और वोट नहीं डालने वाले वोटर्स की इंफॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है। और सेकंड पार्ट में इसमें कैंडिडेट्स के नाम और उनके वोट्स की इंफॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेल साइनेज। ठीक है। ब्रेल साइन, अच्छा इसको मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहा हूँ कि इसका क्या है, इसका क्या है, इसका है। मैं ऊपर बस एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ना जरूर। ठीक है। नहीं समझ में आए तो जैसा मैंने बताया है कि आप इंस्टाग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो आपको जो नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम भी कर सकते हो। आपको जो सुविधा लगे इन तीनों में से आप वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। हम अपनी एट अर्लीस्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो फिर ब्रेल साइनेज पे आते हैं। ब्रेल साइनेज ये सबके लिए वोटिंग की बात है, इसलिए ब्रेल ताकि जो ब्लाइंड पर्सन हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सीइंग, उन वो भी वोट कर सके। ठीक है। उन्हें कोई दिक्कत ना हो विजुअली इम्पेयर्ड को, और वो भी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सके। ठीक है। अच्छा, ये पुडुचेरी में सारे 967 पोलिंग स्टेशन पर इंग्लिश और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रोवाइड किया गया था, इसलिए ये न्यूज में है। और अगर वोटर चाहे तो रूल 49N के अंडर कंपेनियन भी ला सकता है। ठीक है। तो ये ब्रेल साइनेज हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। ठीक है। आप इसको जरूर जितना मैंने पढ़ाया है उसको भी पढ़ना जरूर। जो भी डाउट हो, कुछ भी आपको इसमें कोई भी रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, या किसी भी तरह का डाउट हो, आप हमारे तीनों जो मीडियम से पूछने के, वहां पे आप मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर ये कमेंट सेक्शन में ही। आपको किसी भी रिलेटेड सिविल सर्विसेज से, ये यूपीएससी वाला अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है, इससे कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है। बेझिझक पूछो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। ठीक है। तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।